हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस कल्चर पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जो है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 करने जा रहे हैं, जो कि आगामी यूपी पीसीएस एग्ज़ाम और बीपीएससी के लिए और अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज हम लोग केंद्रीय बजट कर चुके थे, आज आर्थिक सर्वे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आर्थिक सर्वे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आर्थिक सर्वे में दोस्तों हम लोग जो है सभी जो भी डाटा लिखे हैं हमने इसमें डाला है। काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा सब है, तो सभी डाटा को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा से कि आर्थिक समीक्षा जो है 31 जनवरी 2023 को पेश किया गया। बजट दोस्तों 1 फरवरी को पेश किया जाता है, 1 फरवरी को, और उससे एक दिन पहले जो है 31 जनवरी को आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया। और इस बार जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो तैयार किया गया दोस्तों, वो हमारे आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। तो वी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में यह इकोनॉमिक सर्वे तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्टैटिक है, स्टैटिक पार्ट है पीछे का। 1950-51 से जो है में पहली बार भारत का इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम इकोनॉमिक सर्वे जो है आर्थिक समीक्षा पेश 1950-51 में किया गया था। और 1964 तक इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों साथ साथ पेश किया जाता था, लेकिन 1964 के बाद जो है इकोनॉमिक सर्वे को बजट से एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा। तो ये याद रखेंगे, 1964 के बाद से क्या हो गया, चेंजिंग आ गया, और बजट से एक दिन पहले जो है आर्थिक समीक्षा पेश किया जाने लगा। अब चलते हैं दोस्तों, ये तो बेसिक बात हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जो जहाँ से इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले है कि वित्तीय वर्ष जो है उसमें जो है 2021-22, 22-23 और 23-24। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो अनुमानित है जीडीपी में वृद्धि दर वो 6.8% की वृद्धि होगी। यानी 23-24 में जो जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित किया गया है 6.8% की वृद्धि, यानी 6 से 6.8% की वृद्धि होगी। 2022-23 के लिए 7% का, और 21-22 के लिए 8.7% का। तो दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग? तो इसमें जो ये दो डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 23-24 के लिए जो है 6 से 6.8, और 22-23 के लिए 7%। ठीक है। और राजकोषीय घाटा की बात करेंगे तो राजकोषीय घाटा 23-24 का भी नहीं होगा, अगले बार होगा। तो राजकोषीय घाटा जो 22-23 के लिए हम लोग याद रखेंगे 6.4%। तो ये भी है, राजकोषीय घाटा इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 22-23 के लिए 6.4 है, और उससे पिछला 21-22 के लिए जो है 6.7। तो ये दोनों डाटा याद रखेंगे। तो जीडीपी में वृद्धि जो है 23-24 के लिए 6 से 6.8, 22-23 के लिए 7%, और 21-22 के लिए 8.7। वहीं राजकोषीय घाटा जो है 22-23 के लिए 6.4 और 21-22 के लिए 6.7%। तो याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में जो 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी में दोस्तों कृषि और संबंध क्षेत्र में जो वृद्धि देखा गया है, जो 2022-23 वाला जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये इसमें जो है 22-23 में कृषि में और कृषि से रिलेटेड जो भी संबंध क्षेत्र है उसमें 3.5% का वृद्धि होगा, ऐसा अनुमानित किया गया है 22-23 के लिए। और 21-22 में 3% का था। तो क्वेश्चन दोनों पूछा जा सकता है कि कृषि में जो है 21-22 में कितना था, तो 3 था, 22-23 में 3.5 का वृद्धि होगा। तो यानी कृषि में इंक्रीज हो गया वृद्धि। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, कृषि का पूछता है। नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र में जो है इस बार जो दोस्तों 22-23 के लिए 4.1 रखा गया है, वहीं सेवा सेक्टर में जो है 9.1 रखा गया है। सेम इसी तरह से 21-22 में कृषि के लिए 3% है, औद्योगिक क्षेत्र के लिए 10.3 है, सेवा सेक्टर के लिए 8.4। तो दोस्तों आपको इसमें जो है 21-22 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 22-23 के लिए पूरा याद रखेंगे कि कृषि के लिए 3.5, औद्योगिक क्षेत्र के लिए 4.1, सेवा के लिए 9.1, और 21-22 के लिए एक कृषि के लिए कम से कम याद रखेंगे 3 था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष धन प्रेषण करता देश कौन कौन है? मतलब कौन कौन देश जो है के लोग जो है बाहर में रह करके इनकम जो है अपने देश भेजते हैं।
तो उसमें भारत जो है टॉप पे है। यानी भारत के जो है लोग, जो प्रवासी लोग सब बाहर रहते हैं या और भी लोग जो कमाने जाते हैं, तो बाहर कमा करके अपने देश जो भेजते हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा धन प्रेषण आता है, यानी रेमिटांस आता है। तो भारत में कितना 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुका है। तो भारत पहला देश है जिसका प्रेषण 100 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। दूसरे स्थान पे जो है मैक्सिको है 60 बिलियन डॉलर, और चाइना थर्ड पे है रेमिटांस प्रेषण करता प्राप्त करता में। तो प्रेषण प्राप्त करने में चाइना थर्ड पे 51 बिलियन। तो टॉप 3 याद रखेंगे, भारत, मैक्सिको और चाइना। इधर 100, 60 और 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्षेत्र का, यह भी इम्पोर्टेंट डाटा है दोस्तों, औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन जीवीए कितना प्रतिशत बढ़ा। तो यहाँ हम लोग पढ़े थे कि औद्योगिक सेक्टर में जो था वृद्धि जो था, तो औद्योगिक सेक्टर में 4.1 था इस बार के लिए। ये जो है 4.1 था 2022-23 में। लेकिन ये दोस्तों क्या है, ये जो है औद्योगिक क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन है, जीवीए है। तो जीवीए जब पूछा जाएगा औद्योगिक क्षेत्र में 3.7, और औद्योगिक क्षेत्र का नॉर्मल वृद्धि पूछा जाएगा तो 4.1। आगे बढ़ते हैं। भारत में टॉप 3 निवेश यानी एफडीआई करने वाले देश, तो सबसे ज़्यादा भारत में जो निवेश किया है वो सिंगापुर है, सेकंड पे मॉरिशस है, थर्ड पे यूएई है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा निवेश किसने किया है, सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट किसने किया है कंपनी लगाने या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो सिंगापुर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। फिर मॉरिशस ने किया है, थर्ड पे यूएई किया है, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी जो है दोस्तों शीर्ष 3 ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें कि निवेश जो है ज़्यादा हुआ है। वो ऊपर वाले क्वेश्चन था कौन सा 3 देशों ने निवेश किया है, अब वो देश जो है किस सेक्टर में ज़्यादा निवेश किया है उसकी बात कर रहे हैं। तो शीर्ष 3 जो आकर्षित करने वाले क्षेत्र कौन है जहाँ पे निवेश ज़्यादा हुआ है, तो भारत में सबसे ज़्यादा निवेश कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में हुआ है। दूसरा सेवा सेक्टर में हुआ है। तीसरा व्यापार में हुआ है, व्यापार क्षेत्र में। तो ये भी याद रखेंगे दोस्तों कि 3 जो है आकर्षित करने वाले क्षेत्र जहाँ पे निवेश ज़्यादा हुआ है, तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सेवा सेक्टर, थर्ड में व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न देशों का निवल शून्य प्रतिज्ञान। अब जो अलग अलग देशों ने दोस्तों जो है नेट जीरो, जो शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो अपना लक्ष्य रखा है, किस ईयर तक में शून्य करना है कार्बन उत्सर्जन को, उसको पढ़ने जा रहे हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। भारत 2070 तक का लक्ष्य रखा है। वहीं रूस, चाइना, इंडोनेशिया, रूस यहाँ पे ऊपर हो जाता है एशिया में, फिर चाइना नीचे, फिर इसके बाद इंडोनेशिया इधर दक्षिण पूर्वी एशिया। तो रूस, चीन, इंडोनेशिया और सऊदी अरब, ये दोनों 2060 का लक्ष्य रखा है। तुर्की जो है 53 का लक्ष्य रखा है 2053 का। जर्मनी जो है दोस्तों सबसे पहले शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा है 2045 तक। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जर्मनी ऐसे भी हाइड्रोजन ट्रेन और चलाने में वर्ल्ड में पहली बार है, तो वो ऐसे भी वर्क पहले कर रहा है, तो शून्य उत्सर्जन को सीमित कर देगा। शून्य मतलब शून्य उत्सर्जन करने में जर्मनी टॉप पे है 2045 तक में। बाकी जितने देश बच गए सभी 2050 मान लीजिएगा, चाहे यूएसए, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, फ्रांस, ये सभी 2050 तक में। तो हम लोग याद रखेंगे कि भारत का 2070, रूस, चीन, इंडोनेशिया, सऊदी अरब का 2060 तक में शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य है। तुर्की जो है 2053 तक लक्ष्य रखा है शून्य उत्सर्जन का। जर्मनी 2045 तक। अब बाकी के देश से आएगा तो 2050। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अब विभिन्न सेक्टर में भारत का स्थान, तो ये भी बीबीए क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे हम लोग करंट अफेयर में पढ़े ही हैं कि जो दूध उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। और उसी के साथ याद रखना है 2 अन्य क्वेश्चन। वैक्सीन निर्माण में हम लोग वैक्सीन निर्माण सबसे ज़्यादा किए हैं, पहला स्थान है भारत का। और 2 और 3 पहिया जो वाहन है उसका निर्माण करने में भी पहला है। तो पहला पोजीशन जो भारत का 3 सेक्टर में है, दुग्ध उत्पादन, वैक्सीन निर्माण और वाहन के निर्माण। कौन सा वाहन, 2 और 3 पहिया वाहन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्थान है हमारा इस्पात उत्पादन में। ये तो पता ही हम लोग करंट में पढ़ चुके हैं कि चाइना जो है इस्पात उत्पादन में पहले पे है, भारत दूसरे पे है। तो इस्पात में भारत दूसरे पे, और मोबाइल फ़ोन निर्माण करने में भी भारत दूसरे स्थान पे, ये भी याद रखेंगे। तीसरा में हम लोग ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत तीसरे पोजीशन पे आता है, और फार्मास्यूटिकल में भी जो मेडिसिन वाला है उसमें भी तीसरे पे आता है। साथ में अंडा उत्पादन में भी थर्ड पोजीशन है भारत का। नेक्स्ट जो है दोस्तों फोर्थ रैंक किस में भारत का, रेलवे नेटवर्क में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है रेलवे नेटवर्क।
और यात्री गाड़ी के निर्माण, यात्री गाड़ी का निर्माण मतलब यात्री जो चलने वाली होती है गाड़ी। ऊपर में हम लोग पढ़े थे दोस्तों 2 पहिया 3 पहिया वाहन, वो फर्स्ट पोजीशन है, लेकिन यहाँ पे यात्री गाड़ी के निर्माण, ये 2 और 3 पहिया वाहन नहीं, ये 4 पहिया वाला बात हो गया या उससे ज़्यादा वाला। तो यात्री गाड़ी का निर्माण और रेलवे नेटवर्क में चौथा स्थान है भारत का। विदेशी मुद्रा भंडार में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, विदेशी मुद्रा भंडार जो है भारत के पास जो जितना है, तो भारत का कौन सा पोजीशन विश्व में होता है, तो छठा पोजीशन। यानी भारत से 5 ऐसे देश है जो भारत से ज़्यादा विदेशी मुद्रा का रिजर्व रखे हुए हैं, तो भारत छठे पोजीशन पे आता है। नेक्स्ट है सेवा निर्यात करने में 7वां स्थान पे है, यानी विश्व व्यापार में सेवा निर्यात में भारत का स्थान 7वां है, वही विश्व व्यापार में सेवा आयात में 10वां है। यानी दोस्तों इससे ये क्लियर हो रहा है कि सेवा निर्यात हम लोग जो है ना ज़्यादा करते हैं, तो 7वां पोजीशन पे आ गया, और हम लोग सेवा आयात कम करते, कम सेवा लेते हैं दूसरे देशों से, इसलिए 10वें पोजीशन पे आ गया। ठीक है, और मांस के उत्पादन में भारत जो मांस के प्रोडक्शन में 8वें पोजीशन पे है। तो ये याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ वैक्सीन निर्माण याद रखेंगे, यहाँ इस्पात इम्पोर्टेंट है, मोबाइल फ़ोन, ऑटोमोबाइल सेक्टर और फार्मास्यूटिकल, रेलवे नेटवर्क, विदेशी मुद्रा भंडार और सेवा वाला, ये दोनों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे दिया गया उसको कितने अध्याय में बांटा गया है, तो 12 अध्याय में बांटा गया है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 2021 तक भारत में कितना था, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि शहर में बेरोजगारी दर कितना था, तो 7.2%। अब जो है भारत का विकास का अनुमान जो है अलग अलग संस्था ने क्या क्या लगाया है दोस्तों, तो अभी हम लोग पढ़े थे जीडीपी में जो वृद्धि दर है विकास, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2022-23 के लिए कितना है, 6 से 6.8, ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे कहता है। लेकिन अन्य संस्थान जो रखा है उसका देखते हैं दोस्तों, जैसे कि आरबीआई, एसबीआई और आईएमएफ, ये तीनों ने 6.8 रखा है। यानी भारत का इकोनॉमिक सर्वे कहता है 6 से 6.8, और वही 6.8 कहता है भारत का आरबीआई बैंक और भारत का एसबीआई बैंक और आईएमएफ। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक जो है 6.9 कहता है कि भारत का जीडीपी वृद्धि जो रहेगा इस बार ग्रोथ रेट जो रहेगा 6.9 रहेगा, यानी वर्ल्ड बैंक का थोड़ा सा बढ़ गया। और एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, मूडीज और फिच संस्था, ये तीनों जो है 7% का लक्ष्य रखा है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 6.8, 6.9 और 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है VVA है कि क्रय शक्ति समता यानी पीपीपी, ट्रिपल पी के आधार पर भारत जो है विश्व का तीसरा अर्थव्यवस्था है, वहीं बाजार विनिमय दर के आधार पे भारत जो है 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा उस पर डिपेंड करता है, बाजार विनिमय दर के आधार पर भारत पूछा जाएगा तो 5वीं अर्थव्यवस्था है, और जबकि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि औसत जो मासिक जीएसटी संग्रह है, मासिक बोल हर मंथ जो है जीएसटी का संग्रह जो है फाइनेंशियल ईयर 2023 में देखा गया कि 1.49 लाख करोड़ पर मंथ जो है जीएसटी का संग्रह हुआ। तो ये याद रखेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2023 में जो है जीएसटी संग्रह जो मासिक हुआ कितना, लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास। फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए जो था जीएसटी संग्रह पिछले साल का 1.24 लाख करोड़, वहीं 21 के लिए था 0.95 लाख करोड़। तो तीनों डाटा याद रखेंगे, नहीं तो कम से कम 23 वाला याद रखेंगे। अभी जीएसटी संग्रह जो है 1.49 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने पॉलिसी रेपो दर में संचयी तौर पर कितने आधार अंकों की वृद्धि की है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 225 आधार अंकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल गैर निष्पादित संपत्ति अनुपात जीएनपीए जो है घटकर सबसे निचले स्तर अभी तक का जितना था 5% पे पहुंच गया है। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट डाटा है कि सकल गैर निष्पादित संपत्ति अनुपात जीएनपीए घटकर अभी सबसे नीचे हो गया 5% पे आ गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितना परसेंट पे जीएनपीए आ गया, तो 5% पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य सेक्टर में सरकार का जो अनुमानित व्यय है वो जीडीपी का कितना है, 2.1% जीडीपी का जो है सरकार स्वास्थ्य पे खर्च कर रही है, यानी जीडीपी का 2.1% जो है सरकार जो है स्वास्थ्य सेक्टर में खर्च कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों हम लोग याद रखेंगे कि भारत का लक्ष्य है कि 2025 तक, क्या लक्ष्य है दोस्तों,
स्वास्थ्य सेक्टर में 2025 तक जीडीपी का 2.5% खर्च करने का लक्ष्य है। ये भी याद रखेंगे, हमने लिखा नहीं है तो ध्यान में रखेंगे कि भारत जो है अभी वर्तमान में जीडीपी का 2.1% स्वास्थ्य सेक्टर पे खर्च कर रहा है, वहीं 2025 तक में लक्ष्य रखा है कि जीडीपी का 2.5% खर्च करना है स्वास्थ्य सेक्टर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 22 करोड़, कितने करोड़, तो 22 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ कितने लोगों को मिल चुका है, तो 22 करोड़ लोगों को मिल चुका है। और आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.54 लाख से भी अधिक स्वास्थ्य केंद्र खुल चुके हैं। तो आयुष्मान भारत योजना में दो डाटा याद रखेंगे कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ कितने लोगों को मिल चुका है, 22 करोड़ लाभार्थी को, और कितने सेंटर खुले हैं, तो 1.54 लाख करोड़ स्वास्थ्य वेलनेस केंद्र चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यूएनडीपी के बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, जिसको कि हम लोग एमपीआई इंडेक्स भी बोलते हैं, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, पॉवर्टी इंडेक्स, तो यूएनडीपी जारी करता है। पहले तो ये भी पूछा जा सकता है यूएनडीपी कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है। उसके अनुसार 2005-06 से वर्ष 2019-20 के बीच में, यानी ये लगभग 15 साल के बीच में जो है, भारत में कितने लोग, कितने करोड़ लोग गरीबी से उबर गए हैं, मतलब तो 41.5 करोड़, यानी 41.5 करोड़ लोग जो है गरीबी से उबर चुके हैं 2005-06 से 19-20 के दरमियान, ऐसा यूएनडीपी का कहना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वर्ष 2023 से 27 तक, वर्ष 2023 से 27 तक यानी 4 सालों के लिए 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल का निर्माण किया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने पीएम श्री स्कूल खुलेगा 23 से 27 के बीच में, तो 14,500, 14,500 पीएम श्री स्कूल खुलेगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि पीएम श्री का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म हमने साइड में लिखा है, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। क्या है फुल फॉर्म पीएम श्री का, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। और इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों, तो ये लक्ष्य है कि बच्चों का समावेशी शिक्षा देना है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा है। तो टोटल याद रखेंगे, पीएम श्री स्कूल जो है टोटल 14,500 खुलेंगे 4 साल में, 2023 से 27 के बीच में। पीएम श्री का फुल फॉर्म है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, और इसका जो उद्देश्य है बच्चों को समावेशी शिक्षा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बीबीए है कि असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस को एकत्रित करने के लिए ई श्रम पोर्टल जारी किया गया। तो ई श्रम पोर्टल क्या है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ई श्रम पोर्टल क्या है, तो इसमें असंगठित कामगारों का पंजीकरण किया हुआ है राष्ट्रीय डेटाबेस है, और इस सभी को आधार से जोड़ा गया, आधार कार्ड से। अब इसमें ये बात है कि दिसंबर 2022 तक, दिसंबर 2022 तक 28.5 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों ने ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया। तो इसमें याद रखेंगे दोस्तों कि ई श्रम पोर्टल क्या है, तो असंगठित कामगारों का जो डेटा है उसमें एकत्रित, उसको आधार से जोड़ा गया है, और दिसंबर 2022 तक 28.5 करोड़ से भी अधिक असंगठित कामगारों ने यह ई श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा गैर जीवाश्म ईंधनों, अभी तो दोस्तों इसका चल रहा है चर्चा, जो भी जीवाश्म ईंधन है हम लोग कम करने का लक्ष्य, कम करना चाह रहे हैं, और गैर जीवाश्म यानी नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो भारत द्वारा गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% स्थापित बिजली क्षमता का लक्ष्य पहले हम लोग रखे थे, वो 2030 से पहले ही अभी हासिल कर चुके हैं, हम लोग हासिल कर लिए हैं। और अब जो है गैर जीवाश्म ईंधनों का 50% का लक्ष्य रखे हैं कि हम लोग अचीव कर लेंगे 2030 तक, यानी गैर जीवाश्म ईंधन से जो है बिजली क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखे थे पहले 40% 30 तक के लिए, 2030 तक के लिए, जिसको कि अचीव कर चुके हैं। तो अब फिर से हमने क्या किया, लक्ष्य को चेंज किया है, 2030 तक जो है 50% जो है हम लोग लक्ष्य रखे हैं कि 50% जो बिजली क्षमता है वो रखेंगे 2030 तक के लिए, अब रखे हैं। नेक्स्ट है, गैर जीवाश्म ईंधनों से संभावित क्षमता वर्ष 2030
तक 500 गीगावाट से अधिक होगा। मतलब हम लोग जो 50% सबसे पहला पॉइंट हो गया कि 2030 तक जो है 50% बिजली उत्पादन हम लोग गैर जीवाश्म ईंधन से करेंगे, यानी नवीकरणीय ऊर्जा से करेंगे। दूसरा पॉइंट है कितना करेंगे, अब अमाउंट बता रहे हैं, तो हम लोग जो है 500 गीगावाट से भी ज़्यादा कर लेंगे। तो ये अमाउंट हो गया, ये परसेंटेज में हो गया, अमाउंट और परसेंटेज दोनों याद रखना है। इससे आगे अगला क्वेश्चन है कि इससे वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2029-30 तक औसत उत्सर्जन दर में कितने की कमी आएगी, 29% की। यानी अगर हम लोग जब 500 गीगावाट उत्पादन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये 15 साल के दरमियान, 14-15 में बीजेपी की सरकार बनी है तब से कंपेयर किया जा रहा है, 14-15 से 29-30 तक में जो उत्सर्जन दर है कार्बन का वो कितना परसेंट कम हो जाएगा, 29% कम हो जाएगा। तो ये भी डाटा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2005 के स्तर ले रहा है, अभी 14-15 से 29-30 की बात किया तो 29% की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2005 के स्तर की तुलना में 30 तक अगर लेते हैं तो 45% तक कम होगा। जो ऑब्वियसली है, जितना आप ईयर पीछे करेंगे उतना कम ज़्यादा दिखेगा आप, ठीक है। तो 5 के स्तर से देखेंगे तो 2030 तक में 45% का कमी आएगा, 14-15 के स्तर से देखेंगे तो 30 तक में 29% का कमी आएगा। तो इतना याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन तीव्रता कम करने को ध्यान में रखते हुए कौन सा बॉन्ड जारी किया गया है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। ये भी बीवीआई क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड किससे रिलेटेड है, तो कार्बन तीव्रता को कम करने से, यानी कार्बन उत्सर्जन को कम करने से, नाम में ये ग्रीन बॉन्ड है तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड कार्बन तीव्रता कम करेगा। और ये नवंबर 2022 में इसको जारी किया गया। लेकिन ये जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है दोस्तों, इसकी घोषणा कब की गई थी, तो पिछला बजट में किया गया था, इस बार का 23-24 का बजट में नहीं, 2022-23 यानी पिछले साल के बजट में ही ये कंसेप्ट जो है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का आ गया था। बजट 2022-23 में इसकी चर्चा हो गई थी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की, और ये कार्बन तीव्रता को कम करने से रिलेटेड है। तो बजट 2022-23 में चर्चा हुआ, लेकिन ये जारी कब हुआ, तो आगे जारी होगा, नवंबर 2022 में जारी हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने के लिए क्या किया गया है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है। तो ऊर्जा स्वतंत्र हम लोग कब तक में हो जाएंगे, ये लक्ष्य हम लोग रखे हैं 2047 तक में। और जो है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो है हम लोग दोस्तों बजट में भी पढ़े थे। अब हरित हाइड्रोजन मिशन फिर यहाँ भी कुछ पॉइंट रिपीट होगा, उसको पढ़ लेते हैं। वर्ष 2030 तक जो है 5 MMT यानी 5 मिलियन मीट्रिक टन की वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करेंगे। यानी वर्ष 2030 तक दिया है कि हर साल जो है हम लोग 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन करेंगे, इसका क्षमता विकसित कर लेंगे। इससे क्या होगा, अगर हम लोग 5 मिलियन मीट्रिक टन जो है हर साल उत्पादन करेंगे 2030 तक, तो उससे क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन उत्पादन बढ़ाएं दोस्तों, तो हम लोग क्या करें, जीवाश्म ईंधन की आयात घटाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है कि जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपये की कटौती है। हम लोग जीवाश्म ईंधन का जो आयात कर रहे हैं ना दोस्तों, तो ये आयात हम लोग को काफ़ी कम करना पड़ेगा। 1 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी, हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग इधर हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग जीवाश्म ईंधन का आयात तो घटा देंगे 1 लाख करोड़ से। नेक्स्ट है इसी में वर्ष 2030 तक क्या होगा, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 125 गीगावाट की वृद्धि होगी। तो इससे क्या हो जाएगा कि अगर हाइड्रोजन मिशन हम लोग 5 MMT जो है पर ईयर 2030 तक उत्पादन करेंगे, तो 2030 तक जो है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है 125 गीगावाट तक बढ़ जाएगी, ये भी याद रखेंगे। और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वार्षिक तौर पे मतलब जो है हर साल मतलब जो है 50 MMT का मिलियन मीट्रिक टन की कमी हो जाएगी 30 तक। तो ये चारों 5 डाटा जो है दोस्तों हाइड्रोजन मिशन से रिलेटेड है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना भी पढ़े हैं दोस्तों उसमें से सबसे बीवीआई में से एक है ये हाइड्रोजन मिशन, जो कि बजट और आर्थिक सर्वे दोनों में चर्चा है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 तक, अभी अक्टूबर जो बीता है दोस्तों, अक्टूबर 2022 तक राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 61.6 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता अधिष्ठापित किया गया है। यानी कहने का अर्थ है कि अब हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा के एक पार्ट की बात कर रहे हैं, सौर मिशन की बात करें। सौर मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत कितना गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता जो हम लोग स्थापित कर लेंगे किए हैं अक्टूबर 2022 तक, तो 61.5 गीगावाट लगभग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी इतना हम लोग अचीव कर चुके हैं सौर मिशन के तहत। जलवायु परिवर्तन के लिए 12 उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे में जो दिया गया कि जलवायु परिवर्तन के लिए कितने उत्कृष्टता केंद्र अब तक बनाए गए हैं, तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जैविक खेती के तहत 0.15 लाख हेक्टेयर जो भूमि है और सूक्ष्म सिंचाई के लिए 10 लाख हेक्टेयर को कवर करने का लक्ष्य रखा है। यानी अभी इस इकोनॉमिक सर्वे में लक्ष्य ये रखा गया है दोस्तों कि जैविक खेती जो करेंगे कितने लाख हेक्टेयर भूमि पे, तो 0.15 लाख हेक्टेयर भूमि पे, यानी कहने का अर्थ है 15,000 हेक्टेयर, ऐसा बोल सकते हैं। और सिंचाई के लिए 10 लाख हेक्टेयर कवर करने का लक्ष्य है। तो ये भी याद रखेंगे, जैविक खेती का क्वेश्चन पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, डाटा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 अगस्त 2022 को भारत सरकार ने UNFCCC को सूचित करने के लिए अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, जिसको कि NDC बोलते हैं, प्रस्तुत किया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी दोस्तों वही है, UNFCCC पता ही आपको, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे ही है, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। तो भारत सरकार ने UNFCCC को NDC प्रस्तुत किए हैं, जिसको क्या बोला गया, अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। आगे क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि कार्बन स्टॉक जो है अभी हमारा वर्तमान में कितना है, 7204 मिलियन टन। इस टाइप के क्वेश्चन BPSC और UPPCS में पूछे जाते रहे हैं, तो याद रखेंगे कि कार्बन स्टॉक जो है दोस्तों हमारा अभी वर्तमान में कितना हो गया, 7204 मिलियन टन। और सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक जो है कहाँ है, जहाँ पे वृक्ष का आवरण ज़्यादा होगा, घना वृक्ष होगा, तो सघन वन कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में ये 7204 मिलियन टन जो कार्बन स्टॉक है, उसमें से अकेले 1024 मिलियन टन अरुणाचल प्रदेश का भागीदारी है। फिर इसके बाद दोस्तों पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है फॉरेस्ट है, तो वहाँ भी 609 मिलियन टन। यानी कार्बन स्टॉक में सबसे ज़्यादा योगदान अरुणाचल प्रदेश का है, फिर सेकेंड में मध्य प्रदेश का है। और टोटल कार्बन स्टॉक कितना है, 7204 मिलियन टन। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बाघों के लिए कुल अभी 53 टाइगर रिजर्व हैं, पता है, जिसमें देश के 17 टाइगर रिजर्व है जिसको CATS अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिला हुआ है। यानी टोटल हमारे पास 53 टाइगर रिजर्व है, जिसमें कि 17 टाइगर रिजर्व को CATS अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है और 2 टाइगर रिजर्व को T×2 पुरस्कार मिल चुका है। ये हम लोग पीछे करंट में पिछले साल पढ़ चुके हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि एशियाई शेरों की संख्या, ये याद रखेंगे, एशियाई शेरों की संख्या अभी कितना है भारत में, 674। तेंदुए की संख्या कितना है, 12,852। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरे विश्व का 60% से अधिक हाथियों की आबादी भारत में, यानी विश्व में जितना भी आबादी है हाथियों का 60% हाथी भारत में ही निवास करते हैं। तो ये भी डाटा याद रखेंगे। अब जो टॉपिक आ रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कृषि एवं खाद्य प्रबंधन। इससे रिलेटेड देखिए क्या क्या डाटा है, पढ़ते हैं आगे। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार भारत में 315.7 मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। हम लोग दोस्तों जब एग्रीकल्चर रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 323 मिलियन टन टोटल खाद्य उत्पादन हुआ है, ठीक है। तो वो एग्रीकल्चर रिपोर्ट में 323 दिया हुआ था, और जबकि यहाँ पे प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार इकोनॉमिक सर्वे में क्या दिया हुआ है, 315.7 मिलियन टन। तो क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा कि एग्रीकल्चर रिपोर्ट तो 323 रहेगा ऑप्शन, इकोनॉमिक सर्वे तो 315.7 मिलियन टन कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है, जिसमें कि क्या हो, खरीफ फसल का उत्पादन 104.9 मिलियन टन है, ठीक है। बाकी रबी है और बागवानी फसल सब है। नेक्स्ट है ये दोनों डाटा याद रखेंगे कि 315.7 मिलियन टन कुल खाद्यान्न और खरीफ फसल 104.9 मिलियन टन। नेक्स्ट है कृषि निर्यात जो हुआ है कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का हम लोग किए हैं, यानी इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि पिछले साल हम लोग कृषि का निर्यात कितने डॉलर का किए, तो 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का किए हैं। तो याद रखेंगे 3.89 करोड़ पात्र जो किसान है उसको KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा KCC का सुविधा कितने किसानों को दिया, तो 3.89 करोड़। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये 1998 में शुरू हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जैविक किसान जो है भारत में है, और कितना है जैविक किसान की संख्या, तो 44.3 लाख। ठीक है दोस्तों, और ये भी याद रखेंगे सिक्किम जो है विश्व का पहला ऐसा राज्य है जो कि पूर्णतः जैविक कृषि के लिए घोषित हुआ था, सिक्किम। और सिक्किम कब घोषित हुआ था, 2018 में। तो ये भी याद रखेंगे, ये भी इकोनॉमिक सर्वे में है, लेकिन ये सबको पता रहता है इसलिए मैंने लिखा नहीं था इसमें। तो सिक्किम को जो है 2018 में जैविक राज्य घोषित किया गया था, और ये विश्व का पहला राज्य है, तो ये याद रखेंगे, ये भी इकोनॉमिक सर्वे में है। तो हमारे पास कितने जैविक किसान हैं, लगभग 44 लाख। आगे बढ़ते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना पूछा जाएगा किससे रिलेटेड है। परंपरागत कृषि का मतलब क्या, जो जैसे पहले ज़माने में होता था वही जैविक कृषि, गोबर और से जो भी करते थे हम लोग, कृषि अपशिष्ट से उर्वरकों। तो याद रखेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए है। नेक्स्ट है आगे, 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 2021-22 में जैविक खेती के तहत लाया गया। यानी 21-22 में कितने मतलब क्षेत्र जो है जैविक खेती के लिए उपलब्ध कराया गया, तो 59.1 लाख हेक्टेयर। तो ओवरऑल याद रखेंगे 59 लाख हेक्टेयर जो है जैविक खेती के लिए लाया गया 2021-22 में। नेक्स्ट है 342.3 मिलियन टन बागवानी फसल का उत्पादन हुआ। अभी हम लोग पढ़े थे दोस्तों ऊपर में कि जो है टोटल कितना था, 315 के आसपास था टोटल खाद्यान्न उत्पादन। तो अभी जो बागवानी फसल का उत्पादन कितना, 342.3 मिलियन टन जो है बागवानी फसल है। यूएन महासभा ने, अभी इम्पोर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन अभी भी यह है, यूएन महासभा ने अपने 75वें सत्र में 2023 को मोटे अनाज वर्ष घोषित किया गया था। यानी 2023 को जो मोटा अनाज घोषित किया गया था, मोटे अनाज का वर्ष यूएन ने घोषित किया था, कौन से सत्र में, तो 75वें सत्र में। अभी कौन सा सत्र चल रहा है, तो अभी 77वां सत्र चल रहा है। 76वें सत्र में अब्दुल्ला शाहिद जी थे, जो कि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, कौन थे अध्यक्ष उस टाइम। अभी 77वें सत्र में हंगरी के साबा कुरैशी जी हैं, तो भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो याद रखेंगे 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था यूएन महासभा के 75वें सत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 50.9 मिलियन टन से अधिक मोटे अनाज उत्पादन का रिकॉर्ड देखा गया है, जो कि एशिया का 80% है और टोटल वैश्विक उत्पादन का 20% है। यानी हम लोग जो लगभग 51 मिलियन टन जो है मोटे अनाज का उत्पादन किए हैं पिछले बार, जो कि पूरे एशिया महादेश में 80% है भारत का स्थान मोटे अनाज के उत्पादन, और वैश्विक स्तर पे 20% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकार से समृद्धि विजन किससे रिलेटेड है, तो सहकारिता मंत्रालय से है, और इसको शुरुआत कब किया गया था, जुलाई 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81.4 करोड़ लाभार्थी को मुफ्त खाद्यान्न देने का निर्णय लिया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें तो डाटा का ही खेल है, इकोनॉमिक सर्वे में जो भी आएगा तो डाटा ही है, तो आपको याद रखने ही होंगे। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ते जाएंगे हम लोग, याद आ जाएगा। 2-3 बार पढ़ेंगे तो सभी याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कितने लाभार्थी को मुफ्त खाद्यान्न देने का निर्णय लिया गया, तो 81.4 करोड़ लोगों को। आगे बढ़ते हैं। पीएम किसान के अंतर्गत 11.3 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है योजनाओं का कि पीएम किसान जो योजना है उसके अंतर्गत कितने किसानों को वित्तीय सहायता दिया गया है, तो 11.3 करोड़, लगभग 11 करोड़। भारत जेनेरिक दवाओं में शीर्ष पर है, यानी जेनेरिक दवाओं के जो प्रोडक्शन में है भारत शीर्ष पे आता है विश्व में, जो वैश्विक आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सेदारी रखता है। मतलब भारत जितना भी जेनेरिक दवा उत्पादन करता है ना दोस्तों, वो टोटल विश्व का 20% जो है उत्पादन भारत अकेले जेनेरिक दवाओं का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मास्यूटिकल्स में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पे, यह भी पढ़े थे ऊपर में हम लोग पहले, तो फार्मास्यूटिकल में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पे, और मूल्य के आधार पर भारत 14वें स्थान पे। यानी फार्मास्यूटिकल में 2 पॉइंट है, एक तो तीसरा उत्पादन, तीसरे स्थान पे हम लोग उत्पादन के मैटर पे, और लेकिन मूल्य के आधार पे पूछा जाएगा फार्मास्यूटिकल में भारत का रैंक, तो 14वें स्थान पे। फार्मा उद्योग में
एफडीआई जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसमें 4 गुना का वृद्धि हो गया दोस्तों। ये बीवीआई क्वेश्चन है, ये हर जगह क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भारत में जो विदेशी निवेश है 4 गुना वृद्धि हुआ है। कब से कब तक? 2019 से 22 के बीच में। 2019 में 180 मिलियन यूएस डॉलर था एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो फार्मा सेक्टर में था 2019 में 180 मिलियन यूएस डॉलर, वहीं 2022 में 699 मिलियन यूएस डॉलर। तो लगभग जो है दोस्तों ये 4 गुना ही हो गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत का लक्ष्य है कि 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना है। तो 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत का जो लक्ष्य बनने का 2025 तक है। तो ये भी पूछा सकता है 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जो डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य भारत ने कब तक का रखा है? 2025 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में 3 गुना वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में 3 गुना वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2019 में देखा जाए तो 4.4 बिलियन डॉलर का हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात किए थे। वहीं वित्त वर्ष 2022 में 11.6 बिलियन डॉलर का निर्यात किए। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कोयले के उत्पादन जो है 911 मिलियन टन रहा। तो कोयले का उत्पादन जो हम लोग कितने 911 मिलियन टन हम लोग जो है कोयले का प्रोडक्शन किए, और यह जो है 17% अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में। तो कोयले का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिछले वर्ष जो हमने कोयला उत्पादन किया था उसके कंपेयर में इस साल जो है 17% अधिक हम लोगों ने कोयला का उत्पादन किया है, जो कि कितना है पिछले अभी वर्तमान का डाटा, कितना कोयला उत्पादन किए? 911 मिलियन टन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया 2.0 जो है इसमें टोटल दोस्तों 27 सेक्टर पर इसमें ध्यान केंद्रित किया गया है। तो मेक इन इंडिया 2.0 में टोटल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें कि 15 विनिर्माण क्षेत्र हैं और 12 सेवा क्षेत्र हैं। इसके अलावा 24 उप क्षेत्रों को भी के विकास को भी बढ़ावा इसमें दिया जाएगा। और मेक इन इंडिया से रिलेटेड दोस्तों है PLI स्कीम। तो PLI योजना जो है शुरू किया गया मेक इन इंडिया के तहत ही है ये रिलेटेड। PLI योजना के लिए 47.5 करोड़ इसमें FDI हुआ है। और ये PLI स्कीम हम लोग पिछले बजट में ही पढ़े थे दोस्तों, ये 2022 में ही इसको लॉन्च किया गया था। तो PLI स्कीम जो है तो मेक इन इंडिया से रिलेटेड हो गया हमारा 27 क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित, जिसमें 15 विनिर्माण, 12 सेवा सेक्टर। नेक्स्ट है इसके अलावा 27 क्षेत्र के अलावा 24 उप क्षेत्र का भी विकास किया जाएगा। साथ में मेक इन इंडिया से रिलेटेड है PLI योजना, जिसमें कि PLI योजना में देखा गया कि पिछले वर्ष 47.5 करोड़ का FDI हुआ है, निवेश हुआ है, और यह 2022 में ये योजना शुरू हुई है। 2022 की योजना PLI योजना। तो PLI योजना कब की है? 2022 की है। नेक्स्ट है दोस्तों सेवा सेक्टर में वित्त वर्ष 2022-23 में 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। ये हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, सेवा सेक्टर में 9.1% था। सेवा सेक्टर में 2022-23 में 9.1%। 75 डिजिटल बैंकिंग इकाई की घोषणा की गई है। FDI जो है सेवा क्षेत्र में भारत 7वें प्राप्त करता है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों कि जो हम लोग जो है सेवा सेक्टर जो है में आयात के आधार पे 7वें नंबर पे है और निर्यात के आधार पे 10वें नंबर पे है। लेकिन ये क्वेश्चन उससे थोड़ा भिन्न है कि सेवा सेक्टर में जो है जितना निवेश हुआ है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उसमें भी हम लोग भारत जो है 7वें स्थान पे है। नेक्स्ट है बीमा से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि बीमा कंपनियों में जो FDI की सीमा है उसको 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया है। ये तो इस टाइप क्वेश्चन दोस्तों ये BPSC में पूछ चुका है। तो बीमा कंपनियों में FDI की सीमा कितना हो गया? अभी 74% हो गया है, 49 से 74। भारतीय बीमा बाजार जो है विश्व में कौन से स्थान पे आता है? 10वें स्थान पे आता है। तो ये भी याद रखेंगे, भारतीय बीमा बाजार विश्व में 10वें स्थान पे आता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों वैदेशिक क्षेत्र, जो हम लोग विदेश से क्या क्या आयात निर्यात करते हैं उससे रिलेटेड है कि अप्रैल से दिसंबर 2022 के बीच में व्यापार जो हम लोग किए हैं उसमें निर्यात जो है हम लोग दोस्तों किए
332.8 बिलियन डॉलर का, जबकि हम लोग आयात किए हैं 551.7 बिलियन डॉलर का। यानी हम लोगों ने निर्यात किया है 332 बिलियन डॉलर का, जबकि आयात किया 551 डॉलर का। यानी आयात हम लोग ज़्यादा किए हैं, निर्यात कम किए हैं। तो ये दोनों डाटा याद रखेंगे। लेटेस्ट निर्यात का डाटा कितने डॉलर का, बिलियन डॉलर का, और आयात और निर्यात दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत अब तक जो है 13 मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें कि सबसे लेटेस्ट अभी आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम आए थे अभी भारत दौरा पे, जो मैच देख रहे थे, टेस्ट मैच, पीएम मोदी जी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। तो उसी टाइम जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA हुआ था, और ये लागू कब से, प्रभावी कब से हो गया, 29 दिसंबर 2022 को। तो भारत अब तक कितने मुक्त व्यापार समझौता किया है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 13 मुक्त व्यापार, जिसमें कि सबसे नवीनतम है भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA, 29 दिसंबर से 2022 को प्रभावी हुआ। इससे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया से पहले भारत ने UAE के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी साझेदारी समझौता किया था, CEPA सेपा, और यह प्रभावी हुआ था 1 मई 2022 से। तो हस्ताक्षर अलग डेट में किया है दोस्तों, बाद में प्रभावी हुआ है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालू खाता घाटा अभी वर्तमान में GDP का कितना प्रतिशत है। अप्रैल से सितंबर 2022 के बीच देखा गया ऐसा, यानी अप्रैल से सितंबर 2022 के बीच में चालू खाता घाटा जो है GDP का 3.3% है, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। और चालू खाता शेष जो है GDP का 4.4% है, यानी चालू खाता घाटा जो है 3.3 है, वहीं जो है चालू खाता शेष जो है GDP का 4.4% है। तो ये डाटा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है, ये भी VVI क्वेश्चन है दोस्तों। विदेशी मुद्रा भंडार जो है अभी वर्तमान में भारत के पास कितना है, 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि भारत का स्थान छठा है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि विदेशी मुद्रा जो भंडार में भारत छठे स्थान पे है, यानी भारत से ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार 5 और देश का है। तो विदेशी मुद्रा भंडार कितने का है, 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, भारत छठे स्थान पे है विदेशी मुद्रा भंडार में। और ये कब तक का डाटा है, दिसंबर 2022 तक का। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोस्तों हम लोग जो विदेशी मुद्रा भंडार जो फॉरेक्स रिजर्व करते हैं, किस किस चीज़ में करते हैं। तो RBI के पास जितना भी विदेशी मुद्रा संपत्ति है, RBI के पास जितने गोल्ड है, सोना है, और SDR जितने भी है RBI के पास, स्पेशल ड्राइंग राइट जो IMF का जो रुपीज़ होता है वो कितना है। यानी जो भी भारत में विदेशी मुद्रा भंडार है, तो उसके तहत ये सब आता है कि RBI के पास कितनी विदेशी मुद्रा संपत्ति है, गोल्ड कितना है, और SDR कितना है। तो सोना भी लिया जाता है, SDR भी लिया जाता है, और विदेशी मुद्रा भी लिया जाता है कितना है, ये सभी मिला के विदेशी मुद्रा रिजर्व फॉरेक्स को काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का विदेशी ऋण जो था 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। यानी अभी हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व तो इतना है, लेकिन हमने अभी तक विदेश से ऋण कितना लिया है, तो 610 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण है भारत पे। तो हम लोग के पास जितना रिजर्व है उससे ज़्यादा का ऋण ही है। तो 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारत के पास विदेशी ऋण है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। और उस विदेशी ऋण में दीर्घकालिक ऋण जो है 478.8 बिलियन डॉलर है, और अल्पकालिक ऋण जो है 131.7 बिलियन डॉलर है। यानी भारत का विदेशी ऋण 610, दीर्घकालिक ऋण 478, अल्पकालिक ऋण 131। इसे याद रख लेंगे दोस्तों। ओवरऑल पॉइंट नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि पॉइंट कितना याद रखेंगे भूल जाते हैं। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 तक सरकार ने 16 राज्यों में 59 सोलर पार्कों का विकास करेंगे, जिसकी क्षमता 40 गीगावाट होगी। तो भारत सरकार ने कहा है कि सितंबर 2022 तक जो है 16 राज्यों में कितने सोलर पार्कों का विकास किया है भारत ने, ये कर चुका है दोस्तों। सितंबर 2022 तक सरकार ने 16 राज्यों में 59 सोलर पार्क का विकास कर चुका है, जिसकी क्षमता कितना है, 40 गीगावाट है, ये हो चुका है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 16 राज्य में 59 सोलर पार्क और 40 गीगावाट क्षमता उनकी। विद्युत उत्पादन में हिस्सा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, किससे होता है, थर्मल से। थर्मल बोले तो कोयला आधारित जो हम लोग विद्युत का उत्पादन करते हैं, थर्मल पावर प्लांट से।
तो 59.1% होता है। उसके बाद अक्षय ऊर्जा से, यानी जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा हैं उसके बाद उससे होता है 27.5%। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट यानी जो जल विद्युत से हम लोग करते हैं तो 11.7%। यानी विद्युत उत्पादन में हिस्सा में सबसे ज़्यादा योगदान जो है थर्मल का है, फिर अक्षय ऊर्जा का है, फिर हाइड्रो प्लांट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2022 के दौरान 10,457 किलोमीटर सड़क निर्माण किया गया। तो ये भी याद रखेंगे कितना सड़क निर्माण हुआ, 10,457 किलोमीटर। वित्त वर्ष 2023 में ये देखा गया अक्टूबर 2022 तक 40 यानी 4,060 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग या सड़क निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे अंतर क्या है दोस्तों दोनों में, वित्त वर्ष 2022 के दौरान तो इतना हो चुका है 10,457 किलोमीटर सड़क, और अभी 23 का जो आंकड़ा चल रहा है अक्टूबर 2022 तक ये देखा गया कि 4,060 किलोमीटर हो चुका है। नेक्स्ट है कि भारत में जलमार्गों की कुल नौगम्य लंबाई कितनी है। हमारे पास कितने जलमार्ग का लंबाई है जो कि नौगम्य है, नौकागम्य है, तो 14,850 किलोमीटर। ये भी इम्पोर्टेंट है। जलमार्ग की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में। ये भी इम्पोर्टेंट है। और भारत में जलमार्ग की कुल संख्या कितनी है, तो 111। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो तीनों याद रखेंगे, जलमार्ग की लंबाई 14,850 सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, और जलमार्ग की कुल संख्या है 111। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021, अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 अभी लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, पोत अधिनियम है बंदरगाह से रिलेटेड, तो क्या होगा, उसी से रिलेटेड कुछ बातें होंगी। तो अंतर्देशीय जो भी जल परिवहन है उनको बढ़ावा देना तथा पत्तनों के बंदरगाह के सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 लागू किया है। तो आपको ये पूछा जाएगा कि पोत अधिनियम कब आया, 2021 का है। नेक्स्ट है कि 68,031 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क अभी तक में भारत में बन चुका है, और भारत 4th पोजीशन रखता है रेलवे नेटवर्क में, और विश्व में भारतीय रेलवे का स्थान कितना है, 4th है। और भारत में कितना किलोमीटर रेलवे नेटवर्क है, पटरी बिछा हुआ 68,031 किलोमीटर, यानी 68,000 किलोमीटर के आसपास। ये भी याद रखेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट था ही। यूपीआई आधारित लेन देन जो है उसमें 121% का 121% का वृद्धि देखा गया है। तो यूपीआई आधारित लेन देन में 121% का वृद्धि देखा गया है, ये भी याद रखेंगे। कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या भारत में 117 करोड़ हो गई है। तो टेलीफोन उपभोक्ता कितना है भारत में, 117 करोड़, जिसमें कि 44.3% जो है उपभोक्ता ग्रामीण उपभोक्ता है। यानी 117 करोड़ का 44% जो है लगभग ग्रामीण उपभोक्ता है, जो कि टेलीफोन उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत में टेली घनत्व जो है 84.8% है। यानी देखेंगे अगर 100 व्यक्ति में कितने व्यक्ति के पास टेलीफोन है, तो 84.8 यानी लगभग 85 लोगों के हाथ में मोबाइल है दोस्तों भारत में। जिसमें कि सबसे ज़्यादा टेली घनत्व दिल्ली में है 270%। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों, एक आदमी के पास जो है लगभग 2.5 या 3 मोबाइल हैं। यानी दिल्ली में जो है टेली घनत्व कितना है, 270%, जो कि सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम जो है टेली घनत्व बिहार में है 55.4, यानी 55% के आसपास टेली घनत्व बिहार का है। तो ये भी बीपीएससी के लिए याद रखेंगे कि भारत में टेली घनत्व कितना है, 84.8%। दिल्ली में सबसे ज़्यादा टेली घनत्व 270%, बिहार में सबसे कम टेली घनत्व 55.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2015 से 21 के दौरान ये 6 साल में ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में 200% की वृद्धि हुई है, और 84 करोड़ ग्राहक जो है इंटरनेट से अभी तक जुड़ चुके हैं। यानी 2015 से 21 के दौरान देखेंगे दोस्तों, तो ग्रामीण लोग जो है कितना इंटरनेट का उपभोग कर चुके हैं, 200% का वृद्धि हो गया है। बताइए, ग्रामीण लोग भी इंटरनेट का काफ़ी यूज कर रहे हैं, और 84 करोड़ ग्राहक जो है इंटरनेट से अभी तक जुड़ चुके हैं। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये भी। आगे बढ़ते हैं। घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए सरकार ने कुछ रणनीति तैयार किया है कि जिससे हमारे यहाँ आपूर्ति कमी ना हो,
संकट ना आए और महंगाई भी कंट्रोल में रहे। उसके लिए भारत ने क्या किया है, कच्चे माल जैसे कि फेरोनिकल, कोकिंग कोल, इस सब के आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। तो ये भी एक याद रखेंगे पॉइंट। नेक्स्ट है पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में चरणबद्ध कटौती किया गया है। कपास पर जो है सीमा शुल्क क्या किया गया है, माफ़ कर दिया गया है, शून्य हो गया। और गेहूं के निर्यात पर भारत सरकार ने रोक लगा दिया गया। इससे क्या होगा दोस्तों कि गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिए तो हमारे यहाँ प्रॉपर आपूर्ति बनी रहेगी। फिर कपास पर सीमा शुल्क माफ़ कर दिए तो कपास का जो है हम लोग के यहाँ जो है जो भी कपास दूसरे देश से अगर आता है तो उस पर टैक्स नहीं रहेगा, तो कम दाम में आएगा तो वो लोग भी बेचेंगे और हमारे यहाँ कमी नहीं रहेगी। तो ये सभी से क्या होगा कि हमारे यहाँ घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित रहेगा और महंगाई कंट्रोलिंग में रहेगा। तो ये चारों पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अब कुछ पॉइंट है ये याद रखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार लाइफ जो है का उसका अर्थ क्या है, तो लाइफ का अर्थ है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली। अच्छा ये दोस्तों ये लाइफ जो है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये किस कोप में यानी कोप 26 में इसका विचार दिया गया था, कोप 26, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मित्रा योजना जो है यह किससे रिलेटेड है, तो ये टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड, कपड़ा क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में शामिल जो है कौन कौन शामिल है। इस टाइप का क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में शामिल कौन कौन है। तो जलवायु परिवर्तन ना हो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो राष्ट्रीय सौर मिशन करेंगे, राष्ट्रीय जल मिशन और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर राष्ट्रीय मिशन, यानी सौर मिशन है, जल मिशन है और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर राष्ट्रीय मिशन है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे। यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में शामिल है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रसार भारती जो है 23 भाषाओं में प्रसारण करता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है 6 जनवरी 2023 तक कितने कोविड टीके की खुराक दी गई है अभी तक, लेटेस्ट जनवरी 2023 में 6 जनवरी 2023 तक 220 करोड़ टीके लग चुके हैं, तो ये भी डाटा याद रखिएगा। ये भी है दोस्तों, पूछा जाएगा जेम जो है जेम ट्रिनिटी क्या है, तो जे फॉर जनधन और ए फॉर आधार और एम फॉर मोबाइल। तो जनधन, आधार और मोबाइल, ये जो है जो भी जनधन बैंक अकाउंट हम लोग खोलते हैं दोस्तों उसको आधार से कनेक्ट करते हैं जिससे कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो सके, किसानों को ईजिली जो है हेल्प हो सके, उसके लिए है जेम ट्रिनिटी। तो ये आपका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। भारत का ई कॉमर्स बाज़ार सालाना कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है 2025 तक। तो भारत ने, ये भी इम्पोर्टेंट है, ई कॉमर्स बाज़ार जो है सालाना 18% बढ़ने का अनुमान है 2025 तक। नेक्स्ट है कि जनवरी से लेके नवंबर 2022, यानी जनवरी से लेके नवंबर 2022 के दौरान एमएसएमई क्षेत्र में ऋण में वृद्धि हुआ है कितने का, 30.6। तो दोस्तों एमएसएमई का काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएसएमई में अभी एमएसएमई क्या चल रहा है, घाटे में चल रहा है, तो कितने का ऋण वृद्धि हो गया, 30.6% का, 30.6% का ऋण वृद्धि हो चुका है एमएसएमई सेक्टर में, देखा जाए जनवरी से नवंबर 2022 के दौरान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, पूछा जाएगा कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का लक्ष्य क्या है, तो किससे रिलेटेड है, तो ये एमएसएमई सेक्टर से ही रिलेटेड है, ये याद रखेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि एमएसएमई जो है घाटे में जा रही है और एमएसएमई में कितने प्रतिशत जो है ऋण वृद्धि हो गया, 30.6%। उसी तरह उसी से रिलेटेड है कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का लक्ष्य है कि जो भी संकट में एमएसएमई है उन्हें इस संकट से निकालने के लिए सरकार ने यह योजना चलाई है। तो एमएसएमई को संकट से उबारने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना चलाया गया है, याद रखेंगे। ये योजना किससे रिलेटेड है, तो एमएसएमई को संकट से उबारने के लिए, तो एमएसएमई आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम किसान और पीएम गरीब कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है, तो फूड सिक्योरिटी से है, यानी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीएम किसान और पीएम गरीब कल्याण योजना चलाया गया है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, ये भी बीबीए क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति दर जो है
अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान जो है सीपीआई के आधार पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पे 6.8% है। तो मुद्रास्फीति दर जो है दो आधार पे है, निकाला जाता है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। तो सीपीआई के आधार पे 6.8% है, डब्ल्यूपीआई के आधार पे 11.5% है। तो मुद्रास्फीति दर जो है दोस्तों अप्रैल से दिसंबर 2022 तक देखा गया है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित जो है सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति दर 6.8% है। वहीं थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित डब्ल्यूपीआई जो है के आधार पे मुद्रास्फीति दर 11.5% है। इसके अलावा दोस्तों दो पॉइंट और याद रखेंगे जो इसमें लिखा हुआ नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ है। तो दोस्तों याद रखेंगे 17.2 लाख गीगा वाट आवर विद्युत का उत्पादन हुआ। यानी वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ, तो 17.2 लाख गीगावाट आवर विद्युत का उत्पादन हुआ। गीगावाट आवर मतलब वाट आवर दोस्तों पता ही है कि ये क्या होता है, किलोवाट आवर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो बिजली का उत्पादन का ये यूनिट होता है वाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक पॉइंट और याद रखेंगे दोस्तों कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 21 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितने का वृद्धि हो गया है, तो 200% का वृद्धि हो गया। ये हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, रिपीट हो गया तो फिर भी याद रखेंगे कि इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल दे रहा हूँ। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 21 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितना प्रतिशत का वृद्धि दर्ज हुआ है, तो 200% का। तो ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ता जो है, गांव में जो इंटरनेट का जो लोग यूज कर रहे हैं उसमें 15 से 21 के दौरान जो है 200% का वृद्धि हो गया है। तो ये याद रखेंगे दोस्तों। तो ये था दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का, जितना भी निचोड़ था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमने सारे कलेक्ट किया। अब दोस्तों आप इसको 2-3 बार पढ़ के याद करिए और फिर आप कोई भी टेस्ट लगाइए, आपका लगभग जो है सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो दोस्तों काफ़ी इस पे मेहनत लगा है। तो आप लोग को अगर ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।